नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरे साथ खास बात। खास बात में आज तक आपकी मुलाकात कराई उन राजनीतिक हस्तियों से जिन्होंने बताया कि देश के लिए और क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या राजनीति में अब तक परिवर्तन आया। लेकिन आज आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसी शख्सियत से जो दिनों रात बिना छुट्टी लिए काम किया करते हैं। जी हाँ, पुलिस विभाग के आला अधिकारी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आनंद जी। सर नमस्कार, आपसे बहुत बहुत स्वागत है खास बात में आपका। सर, सबसे पहले अगर आपसे बात करना शुरू करें तो ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपको लगभग 5 महीने का वक्त हो गया है, या कह सकते हैं अब आपकी 6 महीने का कार्यकाल बतौर कानून व्यवस्था एडीजी के तौर पर हो गया है। क्या बदलाव आया, कितना परिवर्तन आपने? देखिए, अपने मुँह से कुछ कहना उचित नहीं होगा, लेकिन मुझे 5 महीने हुए हैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पद पे। और जब मैं आया था तो मुझे खुद नहीं मालूम था कि मैं कैसे, जो फेथ रिपोज किया गया था मुझ में और जो एक बहुत डॉन्टिंग टास्क दिया गया था कि प्रदेश की कानून व्यवस्था और अपराधियों पर प्रभावी नकेल कसने की, वो कैसे करूँगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में रहने के उपरांत और अपने पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को जानने के बाद ये मुझे मालूम था कि इस पुलिस में बहुत दम है। और आपको मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश पुलिस बल प्रदेश में क्या, पूरे देश में मैं कहूँगा सर्वोत्तम पुलिस बल है और किसी भी इंटरनेशनल पुलिस के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे रिसोर्सेज को कंपेयर करें, हमारे मैन पावर की क्वालिटी को कंपेयर करें, तो हम किसी भी देश की पुलिस से किसी भी तरह से कम नहीं है, बल्कि उनसे आनंद जी, अव्वल आपने हैं। जो बात बोली कि अव्वल हैं, हत्या, डकैती, जघन अपराध, इनमें अभी आंकड़ों में कितनी कमी आई? क्योंकि आंकड़े तो लगातार अखबारों की सुर्खियां बन रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर आज भी छीटाकशी होती है। तमाम चीजें, कानून व्यवस्था एक बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश के लिए शुरू से रही है और आज भी है। इस दिशा में आप क्या कहेंगे? देखिए, 22 करोड़ से ऊपर की आबादी, 75 ज़िले और 1550 से ऊपर पुलिस स्टेशन जहाँ पर हो, वहाँ पे लाजमी है कि अपराध घटित होंगे। लेकिन अपराध घटित होने के साथ साथ एक पब्लिक परसेप्शन है जो मैटर करता है। और कुछ नहीं तो हम लोग पिछले 5 महीनों में, आंकड़ों को इस 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, पब्लिक परसेप्शन अपराधियों के विरुद्ध जो हमने अभियान चलाया है, उससे पब्लिक परसेप्शन जो चेंज हुआ, उससे आप भी सहमत होंगे। अगर इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में बातें छपने लगें कि अपराधियों को जेल से नहीं बेल से डर लगता है, तो स्थिति स्वतः स्पष्ट हो जाती है। मैं इस पे ज़्यादा न कुछ कह के केवल आपको एक उदाहरण देता हूँ। हत्या, दहेज हत्या। हत्या एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो क्राइम का एक कहूँगा बेंचमार्क है। और प्रदेश में पिछले 5 महीने में अगर आप कंपेयर करेंगे, आंकड़ों के हिसाब से भी जाएं, तो बहुत अप्रत्याशित कमी आई है। डकैती और अन्य रोड होल्डअप और आदि जघन्य अपराधों में भी कमी आई है। एक कारण, अगर रजिस्ट्रेशन बढ़ रहा है तो अपराध के दर्जीकरण पर भी हमारा ध्यान है। पहले अल्पीकरण होने की बहुत सारी दृष्टांत आते थे। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल ख़त्म हो गए, लेकिन एक प्रेशर जो हमारे थानों पर रहता था कि अपराध ज़्यादा होंगे तो थानेदार को आका जाएगा, उसी हिसाब से जिला स्तर पे भी एसपी समझते थे कि अपराध ज़्यादा लिखने से उनकी कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। वो हम लोग ने, वो जो एक एथॉस था, उसको हटा दिया है। अब अपराध दर्जीकरण पर प्रभावी हम लोग का ध्यान है और अपराध के आंकड़ों पे हम नहीं जा रहे हैं, अपराध में की गई कार्रवाई पे जा रहे हैं। आपने कहा कि अपराध के जो आंकड़े हैं वो तो एनसीआर भी देती है और आंकड़े बढ़ते हैं। आंकड़े तभी बढ़ते हैं जब एफआईआर लिखी जाती है और पुलिस अपना काम कर रही होती है। सर, इसी पर सवाल है, जब पिछली अगर बात की जाए, पिछले समय में जो सरकारें रहा करती थी और तमाम चीज़ें होती थी, क्योंकि आप तो पुलिस में रहे और आपका काम तो पुलिस या जो पुलिसिंग करना है वो है रहा है। पुलिस पर एक आरोप बहुत लगता है, वो है राजनीतिक दबाव में काम करने का। इस पर आपकी क्या अपनी? मैं आज की बात करूंगा और इस आज के परिप्रेक्ष्य में मैं इतना कह सकता हूं कि पुलिस कानून का पालन कर रही है। किसी प्रकार का कोई अन्यत्र दबाव पुलिस पर नहीं है और ऐसी स्थिति बहुत कम रही है। मैं ये भी आपको कंसीड कर रहा हूँ, जहाँ पर पुलिस को फ्री हैंड दिया गया है। कानून का राज कायम करने की पूरी सरकार की मंशा है और पुलिस अधिकारियों की भी मंशा है। और ये काम केवल थिंकिंग में नहीं है, दिस हैज़ ट्रांसलेटेड इनटू रियलिटी। आप देखें, आज हमारे थाने स्तर पे भी हमारे थानेदार, थानाध्यक्ष, दबाव आता ज़रूर है, पॉलिटिकल प्रेशर भी आता होगा, लेकिन उससे सकम नहीं कर रहे हैं। काम हो रहा है जो सही है। और हम लोग अपने थानेदारों को, अपने एसपीज़ को, अपने कटिंग एज लेवल फॉर्मेशंस को, सबको यही कह रहे हैं कि आप न्याय हित में काम कीजिए, न्याय उचित काम कीजिए बिना किसी दबाव के।
और इसमें स्थिति में बहुत अनंत सुधार जी, है। जो अभी बात हुई हमारी, आपकी एफआईआर लिखी जा रही है, तमाम चीज़ें हैं, और जो आंकड़े दिख रहे हैं वो वजह है कि एफआईआर दर्ज हो रही हैं सर। लेकिन जो दूर दराज के गांव हैं, छोटे छोटे जिले हैं, वहां पर अभी भी इस तरीके की शिकायतें लगातार बनी हुई हैं। आप चूंकि यहाँ पे आला अधिकारी हैं, आप लोगों की निगरानी खुद राजधानी और राजधानी की बड़ी खबरों पर रहती है, इस तरीके के अपराध होते हैं तो आप लोग खुद संज्ञान ले लेते हैं। लेकिन सर, जो दूर दराज में जो गांव का व्यक्ति है, कई बार ऐसा देखा जाता है कि वहां पर चीजें प्रभावित हो जाती हैं और उनको न्याय नहीं मिल पाता। उस दिशा में क्या आप अपनी पुलिसिंग पर और खास तौर से अपने जो पुलिस विभाग के जो अधिकारी हैं उनको इस चीज के लिए अवगत कराएंगे कि अब ऐसी चीजें, शिकायतें ना आए? निश्चित तौर पे इस पे हम लोग का हमेशा निरंतर प्रयास रहता है कि जो हमारे दूर दराज के ज़िले हैं या दूरस्थ थाना क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी जो भी जनता जाए उसकी एफआईआर हो। लेकिन आपकी बात कुछ हद तक सही है और मैं सहमत भी हूँ कि इसमें हमें बहुत इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। अभी भी एक मानसिकता से लोग पुलिस में है, ये मानसिकता कि अपराध ना लिखा जाए या फरियादी आए तो बिना लिखा पढ़ी का काम हो जाए। उस मानसिकता को बदलने में थोड़ा वक्त लगेगा। काफ़ी हद तक ये मानसिकता बदल गई है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं बदली है, इससे मैं सहमत हूँ। दूसरी बात, आज का युग है, सोशल मीडिया का युग है, और ऐसा नहीं है कि ग्रीवांस रिड्रेसल का कोई फोरम नहीं है। अगर कोई व्यक्ति थाने पे गया, एफआईआर नहीं हुई मान लीजिए किसी कारणवश, तो उसके पास अदर्स और भी अदर मीन्स है। सोशल मीडिया का माध्यम है, आप प्रभावी तंत्र हैं हम तक की बातें पहुंचाने की, इसलिए अब वो बात नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉसिबल भी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि बहुत दूरस्थ कोई गांव हो जहां पर इंटरनेट नहीं हो या वहां पर सोशल मीडिया की का प्रभाव नहीं हो या प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पहुंच ना हो, तो ऐसे दृष्टांत हुए सर, हों। हमारा जो लेकिन मकसद है आपसे ये सवाल पूछने का वो ये है कि आपने जो बताया कि इंटरनेट नहीं, तमाम चीज़ें नहीं, लेकिन वहाँ पे अगर कोई होता है सरहद पर, जैसे आर्मी होती है, और देश के अंदर जो जिस पर भरोसा करती है जनता कि हम सुरक्षित हैं, वो है पुलिस। जब दूर दराज के गांव में गरीब आदमी को कुछ होता है कि खेती पे उसके कोई कब्जा कर रहा होता है, उसकी धान को कोई लूट रहा होता है, वो शिकायत कराने जाता है, यदि वो जो लुटेरा है वो प्रभावशाली है, वो पुलिस उस पर दबाव में आ जाती है। मेरा मकसद इतना है कि बतौर आप कानून व्यवस्था की कमान आपने संभाल रखी है, आंकड़ों में सुधार हो रहा है, चीज़ों में बदलाव देखने को मिल रहा है, तो अब दूर दराज के गांव में ऐसी शिकायतें ना आए, ये हमारा मंशा है, और हम चाहेंगे इस पर आप ज़रूर अपने अधिकारियों की क्लास लें। नहीं, निश्चित तौर पे आपकी बात बिल्कुल सही है, और मैं ये प्रासंगिक भी है और ये होना भी चाहिए। और हम लोग सबका फोकस यही है कि आम आदमी जिसकी कोई सिफारिश नहीं हो, उसका काम होना चाहिए, चाहे वो शहर में रहता हो या दूरस्थ गांव में रहता हो। और कई फोरम्स हम लोग ने इसके लिए बनाए हैं। आईजीआरएस तो एक फोरम है ही है, लेकिन साथ ही साथ बार बार हम लोग इस बात को अपनी मीटिंग्स में स्ट्रेस करते हैं अपने थानाध्यक्ष को कि जब लास्ट पर्सन सेटिस्फाइड होगा और वो ये कहेगा, गांव का एकदम सुदूर गांव का कोई व्यक्ति ये कहेगा कि पुलिस प्रभावी है या पुलिस ने मेरी मदद की है, तब हम ये मानेंगे कि आपकी व्यवस्था ठीक है। इसलिए इसमें अब हमेशा सुधार की आवश्यकता है और निरंतर सुधार हो रहा है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि इसमें सुधार हो चुका और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, लेकिन बहुत कुछ हम लोग कर 6 भी महीने रहे में हैं। लगभग ताबड़तोड़ एनकाउंटर देखने को मिले। क्या वजह रही कि आखिर एनकाउंटर पर वापसी पुलिस को करनी पड़ी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ी चुनौती थी? क्या एकमात्र यही विकल्प था? देखिए, ये थोड़ा आपका परसेप्शन और हमारे थिंकिंग में अंतर है। जिसको आप एनकाउंटर कर रही है पुलिस, मैं उसको एनकाउंटर कर रही नहीं मानता हूँ। पुलिस एक प्रोएक्टिव, एक मोटिवेटेड ढंग से अपराधियों के खिलाफ एक अभियान चला रही है, और जब पुलिस एग्रेसिव होकर अपराधियों को पकड़ने जाती है तो अपराधी शायद ये इस बात को ये नहीं समझ पा रहा है कि अगर वो पुलिस पे गोली चलाएगा तो पुलिस जवाबी हमला करेगी। ये बात शायद अपराधी भूल गए थे कि पुलिस के बाद भी असला है, और अगर आप पुलिस पे गोली चलाओगे तो पुलिस जवाब देगी। और पुलिस पे एक प्रोएक्टिव और एक एग्रेसिव तरीके से बदमाशों से लोहा ले रही है। और ये जो एक्सचेंज ऑफ फायर है, जिसको आप पॉपुलर पार्लेंस में एनकाउंटर कहते हैं, ये एक्सचेंज ऑफ फायर में पुलिस अपनी आत्मरक्षा में और अपने डिफेंस में और उसको पकड़ने के लिए, उसको न्याय के शिकंजे में लाने के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो हम इसको एनकाउंटर करना नहीं मानेंगे। एनकाउंटर किए नहीं जाते, बिल्कुल, एनकाउंटर एनकाउंटर होते का हैं। मतलब भी यही है कि मुठभेड़ हो जाना और सामने बिल्कुल। चांस एनकाउंटर होते हैं, कोई प्लानिंग नहीं होती है अब एनकाउंटर। लेकिन एक बात से साबित हो गया कि एडीजी साहब ने सीधा संदेश दे दिया है, जितने भी अपराधी हैं जिनकी मंशा ये है कि वो कुछ भी करेंगे और पुलिस हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेगी, तो अब ऐसे में फिलहाल होने वाला नहीं, और कमान संभाल रखी है आनंद कुमार ने कानून व्यवस्था की, और उनका सीधा संकेत है, सुधर जाओ नहीं तो सिधर जाओगे। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो
एडीजी कानून व्यवस्था से ये पुलिसिंग के बारे में जरूर जानेंगे, क्योंकि पुलिसिंग बहुत टफ जॉब होती है। पुलिस को आदमी देखता है आज की दुनिया में, बहुत बातें करता है, लेकिन उनको छुट्टियां नहीं मिलती, तमाम समस्याएं होती है। उनकी निजी जिंदगी पे भी जरूर झांकेंगे। और फिलहाल वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं और बात जारी रहेगी। सर, छोटे से बड़े अगर पदों पर देखा जाए तो एक व्यवहारिक दिक्कत हमें पुलिस में देखने को मिलती है। उनकी कार्यशैली, कार्यक्षमता होती है तभी वो पुलिस में आते हैं, उनका पूरा एग्जामिन होता है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन छुट्टियां नहीं मिलती। दिवाली पर भी उनके घर में दीपक इंतज़ार कर रहा होता कि शायद वो उनके घर का दिया जलाएंगे आके। आप लोग यहीं पे रहते हैं, आप लोग सुरक्षा क्या करते हैं? क्या कार्यशैली और कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए आपको नहीं लगता कि एक तो छुट्टियां मैं भी आपका मिलनी बहुत चाहिए? आभारी हूँ कि आपने इस बात को एक्नॉलेज किया कि हमारे पुलिसकर्मी काम करते हैं और छुट्टी के दिन अपने परिवार को छोड़ करके जनता की सेवा में तत्पर रहते हैं। मैं इस बात के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत कम लोग इस बात को अप्रिशिएट करते हैं। अब रही बात कि हमारे पुलिसकर्मियों को छुट्टी देने की बात, ये बिल्कुल एक विडंबना है हमारे लिए। और चूँकि हमारे पुलिस बल की शॉर्टेज है यूपी में, और 4 लाख की बनिस्पत हमारे पास 2-2.25 लाख की फोर्स है इस समय, तो ये दिक्कतें आती हैं और ये पब्लिक इंटरेस्ट में हम लोग कभी कभी उनको छुट्टियां नहीं दे पाते हैं। लेकिन एक हम लोग ने एक डीजीपी महोदय ने एक स्कीम बनाई है जिसके तहत हर 10 दिन में पुलिसकर्मी को 1 दिन ऑफ दिया जाएगा, क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर उसको 1 दिन नहीं दिया जाएगा तो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी उसकी दक्षता में सुधार नहीं आएगा, दक्षता उसकी खराब होगी। इसलिए हम लोग ने ये बात अपने थाना स्तर तक, जिला स्तर तक, थाना स्तर तक सबको अधिकारियों को बताई है कि आप छुट्टी दीजिए। उस व्यक्ति को ऐसी मानसिकता से काम लेने का कोई फ़ायदा नहीं है जबकि उसका दिमाग कहीं और हो, किसी परेशानी से वो जूझ रहा हो। तो छुट्टी देने के मामले में हम लोग यथा संभव प्रयास करते हैं कि जो जब छुट्टी मांगे तो वो दिया जाए। सर, आपकी जो मतलब अगर बात की जाए इस समय जो मौजूदा सरकार है, वहाँ पे भी ये बात मुख्यमंत्री ने कई बार बोली है कि पुलिस को पूरी छूट दे रखी है कानून व्यवस्था को सुधारने में, और सरकार का ये भी मानना है कि भर्तियां बढ़ाई जाएंगी। आपको आपको लगता है, क्योंकि आप अब उत्तर प्रदेश को पूरी तरीके से देख रहे हैं कि कहाँ कितनी ज़रूरत है, आपको क्या लगता है कितनी बल की देखिए, ज़रूरत है इसमें फिलहाल उत्तर लगने की प्रदेश बात नहीं है, ये एक्सरसाइज हो चुकी है लगभग और पूरे एक्सरसाइज होने के बाद लगभग 4 लाख समथिंग, 4,15,000 के आसपास का पुलिस बल प्रदेश के लिए आका गया है, कुछ मानकों को ध्यान में रखते हुए। और आज की डेट में हम 2,10,000 या 2,12,000 के तहत पूरी हमारी जो फोर्स की ये संख्या है, तो उस समय वो अपर्याप्त है। लेकिन इसमें कई कोर्ट के मामले पेंडिंग थे और कई ऐसी बाधाएं थी, अड़चनें थी जिसकी वजह से भर्ती प्रभावित हुई है। लेकिन वो बाधाएं धीरे धीरे दूर हो रही हैं और भर्तियां चालू हो रही हैं। और हमारा 3 से 5 साल में हमारा मास्टर प्लान ये है कि हमारा रोड मैप, कहूँगा मास्टर प्लान तो गलत बोल गया, रोड मैप ये है कि हमारी वैकेंसीज भर जाएं और हमारा पुलिस बल जो जो पर्याप्त होना चाहिए, पर्याप्त संख्या में लोग उपलब्ध हो जाए। एडी सर, आपसे जब भी हम लोगों की मुलाकात होती है, आप बहुत हंस के और बहुत अच्छे से ग्रीट करते हैं लोगों से और बात करते हैं, हम लोग देखते आए हैं। लेकिन इसी से जुड़ा मेरा सवाल है, पब्लिक कनेक्शन, पब्लिक रिलेशन पुलिसिंग में बहुत कमी दिखती है। इसकी वर्कशॉप भी होती आई हैं, वो हमने कवर भी की हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूशन की बात आती है तो पुलिस फेल हो जाती है। मैं इससे आपसे सहमत नहीं हूँ। मैं इस बात को एग्री करता हूँ कि पुलिस के व्यवहार में इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। देखिए, हमारे काम में हमारा जो वर्क आउटपुट है ना, वो बहुत उच्च कोटि का है। लेकिन आपकी बात से उस हर स्तर तक मैं सहमत हूँ कि उसका प्रोजेक्शन का तरीका हमारा उसमें कमी है। हम अपनी बात, अपनी जो गुड वर्क है उसको ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं और कई बार अपने आचरण से, अपने विपरीत आचरण के कारण जनता में जो हमारी ख्याति होनी चाहिए वो ख्याति ना मिल करके हमारी आलोचना हो जाती है। तो इसमें अपेक्षित सुधार की आवश्यकता है और सुधार हो भी रहा है। आज की डेट में इवन हमारे सिपाही पढ़े लिखे आ रहे हैं और जब बेसिक ट्रेनिंग का ही पार्ट है, पब्लिक रिलेशंस, पब्लिक बिहेवियर, एटिकेट्स, मैनर्स, ये सब सिखाया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब थानों पर ड्यूटियाँ रहती हैं और जब पब्लिक डीलिंग होती है, गर्मा गर्मी हो जाती है, कई बार हमारे पुलिसकर्मी से भी दुर्व्यवहार हो जाता है और कई बार हमारे पुलिसकर्मी भी लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें आप केवल पुलिस को मत रीड कीजिए, यह सामाजिक आईना भी है। समाज में गिरावट की वजह पुलिस कोई बाहर से नहीं आती है, पुलिस भी उसी समाज से आती है जिसमें हम और आप रहते हैं।
सर, हमारे वरिष्ठ संवाददाता हैं जो आप पूरी पुलिस देखते हैं, पूरा क्राइम देखते हैं उत्तर प्रदेश का। उन्होंने कुछ चीज़ें हम लोगों से बताई थी और वो चीज़ मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा कि इससे पहले जो कमान संभाल रहे थे या तमाम इससे पहले जो डीजी साहब रहा करते थे, उनके समय एक आदेश जारी हुआ था। मॉर्निंग जो पुलिस होती थी, जो मॉर्निंग वॉक कर रहे होते थे, उनको सुरक्षा और तमाम पेट्रोलिंग की, वो देखने को नहीं मिल रही। कप्तानों को फुट मार्च करने की बात कही गई थी, वो नहीं दिख रही, क्योंकि ये चीज़ें अच्छी थी। और इन इन आदेश जो पुराने थे, जो पुराने ऑर्डर्स थे, उनको अगर इंप्लीमेंट किया जाए तो आपको नहीं लगता पब्लिक रिलेशन भी बढ़ेगा और कानून निश्चित व्यवस्था तौर में पे भी मुझे सुधार लगता है आएगा? आपको थोड़ी गलतफहमी है इस बारे में। फुट पेट्रोलिंग तो बड़े प्रभावी ढंग से की जा रही है, और फुट पेट्रोलिंग शाम को 1 घंटा हर जनपद में आवश्यकता अनुसार और एलिमेंट ऑफ सरप्राइज को रख के की जा रही है, जिसकी हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं रेगुलरली। माननीय मुख्यमंत्री जी के ये स्पष्ट आदेश थे जब सरकार बनी थी कि फुट पेट्रोलिंग करके जनता में पुलिस की प्रेजेंस दिखाया जाए और लोगों से संवाद स्थापित किया जाए। रही मॉर्निंग वॉक की बात है, तो बड़े बड़े महानगरों में हो सकता है कुछ कमी आई हो, मैं इस बात को भी मानता हूँ। लेकिन ये हम लोग प्रयास यही करेंगे कि मॉर्निंग वॉक में जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं, चाहे वो कोई भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हो या तहसील हेडक्वार्टर्स हो या महानगर हो, वहाँ पर पुलिस की प्रेजेंस रहे और कुछ लोग हमारे मॉर्निंग वॉकर्स के तौर पर भी लगाए जाए। शायद इसमें अपेक्षित कमी जो आई है पहले से, वो पुलिस बल के अभाव की वजह से आई है। सर, पुलिसिंग पे बात कर रहे हैं, बतौर हिंदुस्तानी एक चीज़ बहुत कह सकते हैं आप, पिंच करती है हम लोगों को पुलिस पर, क्योंकि पुलिस के जवान कहा जाता है, पुलिस को ताकतवर, और फिल्मों में जिस तरह दर्शाया जाता है, एक इमेज, एक कल्पना वैसी हो जाती है। और उम्मीद करते हैं जो पुलिस वाला होगा वो बिल्कुल फिट होगा। हम लोगों के तोंद निकली हुई पुलिस जब देखने को मिलती है तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसका कंपैरिजन जब होता है दूसरे देशों से, तो कहीं ना कहीं लगता है कि हमारी पुलिस को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। आपको नहीं लगता इस ओर और इस दिशा की ओर निश्चित पुलिस तौर को पे काम मैं करना आपकी बात चाहिए? से सहमत हूँ कि पुलिस व एक वर्दीधारी व्यक्ति को क्या फिजिकल फिटनेस लेवल हाई होना चाहिए, और हम लोग इस बारे में शेप 1 शेप 2 इस तरह की चीज़ें हैं जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर हमें ये भी देखना पड़ता है कि क्या हमारे पुलिसकर्मी को हम पर्याप्त समय दे रहे हैं इस बात के लिए। अगर 18 घंटे उससे ड्यूटी ले रहे हैं और फिर उससे ये भी एक्सपेक्ट करेंगे कि एकदम टॉप फिटनेस लेवल रहे, तो ये उसके साथ जाती होगी। ये हम लोग एक आइडियल सिचुएशन, जब मैन पावर का हमारे पास एक कंपोनेंट हो जाएगा, तो शायद इसको ज़्यादा हम प्रभावी ढंग से इम्प्लीमेंट करें। लेकिन हमारी मंशा यही है, हम अपने पुलिस कर्मियों को ये ज़रूर कहते हैं कि भाई जो भी आपका फ्री टाइम हो, आप अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो योग करिए, आप घर बैठ कर भी जो भी फ्री हैंड एक्सरसाइजेज हैं वो करिए, लेकिन अपनी फिटनेस पर ध्यान दीजिए। वर्दीधारी व्यक्ति को ये शोभा नहीं देता कि 50 इंच या 56 इंच की तोंद दिखे और आम पब्लिक में वो हास्य का विषय बन जाए, तो ये हम नहीं चाहते हैं। और हमारे पुलिसकर्मी भी आजकल काफ़ी सजग हो गए हैं। बिल्कुल, एडीजी साहब ने जिस तरीके से बताया कि पुलिस की कमी एक बड़ी वजह है, और सबसे बड़ी बात जो देश को जाननी चाहिए इस उत्तर प्रदेश के एडीजी के कमरे से, वो ये है कि कम पुलिस होते भी उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़े राज्य की अगर बात किया जाए जनसंख्या के, उस पे काम कर रही है, उसमें भी बेहतर करने की कोशिश कर रही है और आंकड़े लगातार सुधर रहे हैं। तो ये चीज़, ये संदेश भी आज जाना बहुत ज़रूरी है। और फिटनेस की बात को लेकर भी उन्होंने कहा, इसी पर हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि एडीजी साहब खुद बहुत फिट है और वो कैसे समय निकालते हैं और उनका क्या मूल मंत्र है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। स्वागत है एक बार फिर आपका, और हमारी चर्चा हो रही है एडीजी कानून व्यवस्था आनंद कुमार जी से। आनंद कुमार जी, एक चीज देखी गई इन हाल फिलहाल में, देखा गया कि लगातार जो बड़े से बड़े अपराधी, बड़े से बड़े आतंकवादी धर पकड़े जा रहे हैं, उनकी टेक्नोलॉजी को फेल कर रही है पुलिस। एसटीएफ एटीएस लगातार काम कर रही है। किस तरीके का सुधार हो रहा है हाल फिलहाल में, क्या बड़ी उपलब्धि देखिए, रही है? हम लोग की पुलिसिंग हैज़ टू बी इन सिंक विद द मॉडर्न टाइम्स। आज की डेट में अपराधी, आतंकवादी मॉडर्न टूल्स ऑफ टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपराध में लिप्त हैं। उसको काउंटर करने के लिए हमारी दक्षता भी उसी स्तर से या उससे उच्च स्तर की होनी चाहिए। इसलिए जो हमारे एसटीएफ एटीएस की टीम्स हैं, वो सोशल मीडिया हैंडलिंग, एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन सब में, और बाकी जो टूल्स ऑफ टेक्नोलॉजी हैं उसमें दक्षता हासिल कर रहे हैं। और जो अपराधी या आतंकवादी चाहते हैं कि जिनकी मंशा है कि यहाँ पर कहर बरपाया जाए या आतंकवाद की घटना की जाए, उसको हम पहले से वी आर एबल टू प्रिवेंट देम, क्योंकि हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम काफ़ी प्रभावी है।
एक आपने जो स्क्वाड की बात की तो एक सवाल याद आया। जब अभी हाल फिलहाल में जब सरकार बदली तो एक चीज आई एंटी रोमियो स्क्वाड। उसने बड़ा प्रभावी ढंग से काम करना शुरू किया। हालांकि उसमें कई ऐसी खबरें भी आई कि पुलिस परेशान कर रही, तमाम चीजें। अब क्या उन खबरों की वजह से अब एंटी रोमियो स्क्वाड अब दिखता नहीं है? क्योंकि छेड़खानी की घटना हो रही है। अभी हाल फिलहाल में एक मॉल में एक इस तरीके की घटना नहीं, हुई। मैं ये नहीं कहूँगा। देखिए, कोई भी व्यवस्था नई बनाई जाती है उसमें कमियां हो सकती हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल फेल प्रूफ और फुल प्रूफ व्यवस्था हमने बनाई है। और बीच में लॉ एंड ऑर्डर और त्योहारों की वजह से थोड़ा हो सकता है कि डिसअरे में ये व्यवस्था चली गई हो, लेकिन ये व्यवस्था रहेगी। ये व्यवस्था कारगर है। और इस व्यवस्था से भीड़ भाड़ के स्थान पर जहाँ ऐसे अवांछनीय तत्व लड़कियों के साथ या महिलाओं के साथ छेड़खानी करते थे अंडर दी कवर ऑफ एनोनिमिटी, वो हम नहीं होने देंगे और इसको और प्रभावी बनाएंगे। हमारा एक तरीके से थोड़ा लीन पीरियड इस वजह से आ गया क्योंकि त्यौहार बीच में पड़ गए। पिछले 2 महीने में आप देखें तो लगातार त्यौहार, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ थी। आने आने वाला भी निकाय चुनाव आ रहा है, तो कभी कभी हमारा एक फोकस एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। बल तो वही है, ड्यूटीज़ की संख्या और वो बढ़ जाती है। तो इतना ही मैं आपको कहूँगा, आश्वस्त करता हूँ कि एंटी रोमियो स्क्वाड्स कारगर रहेगा और एंटी रोमियो स्क्वाड्स को और हम रीइंफोर्स कर रहे हैं। सर, आपने मॉडर्नाइजेशन और जिस तरीके की आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, लग रहा है आप बहुत टेक्नो सेवी हैं और आपकी पुलिस बड़ी टेक्नो सेवी हो चुकी है। क्या जो आम पुलिस है, सिविल पुलिस, उनके जो जंग खाए हुए हथियार हैं वो भी बदले जाएंगे और मॉडर्न? टेक्नोलॉजी सेवी होना आज की रिक्वायरमेंट है। सबको टेक्नोलॉजी सेवी होना पड़ेगा और वो टूल हमारे टूल्स हैं। जैसे हमारे लिए हमारे हथियार टूल हैं, वैसे टेक्नोलॉजी में हमारे लिए टूल है। बट यू कैनॉट इग्नोर द ह्यूमन एलिमेंट। आदमी का ह्यूमन पुलिसिंग में ह्यूमन एलिमेंट इज़ द मोस्ट द कोर फिलॉसफी ऑफ पुलिसिंग। उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो अपना जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स का कंटेंट तो बढ़ाना ही बढ़ाना है। साथ में आपने जैसे कहा कि जंग लगे हुए औजार हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे सारे औजार जंग लगे हुए हैं, लेकिन हमारे औजारों का रिप्लेसमेंट हो रहा है। अब तो जंग हट गई। अब तो 430 और वो सेक्टर उसकी हो संख्या चुके तो हैं। 600 से ज़्यादा हो गई है। अगर आप एक्सचेंज ऑफ फायर की बात करें तो पूरे प्रदेश भर में मेरे ख्याल से 31/10 तक 632 एक्सचेंज ऑफ फायर हुए हैं, जिसको आप मुठभेड़ कहते हैं। और 1200 से ऊपर अपराधी पकड़े जा चुके हैं, इनामी अपराधी पकड़े जा चुके हैं। और हमारे पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, करीब 125 से ऊपर हमारे पुलिसकर्मी भी घायल हैं। लेकिन अच्छी बात ये रही है कि हमारा कैजुअल्टी रेट कम है। हमारे 2 या 3 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, बाकी हमारे जो पुलिसकर्मी घायल हुए वो ठीक हो रहे हैं। तो लेकिन पुलिस ने अपना जज्बा दिखाया है। पुलिस ने एक मनोबल अपना बढ़ा करके, उनका मनोबल बढ़ा करके और जो अपराधियों पे टूट पड़े हैं, ये सब नतीजा उसी का है। सर, आपकी फिटनेस की बात जरूर करेंगे क्योंकि आप काफी फिट हैं और आप हंसमुख भी, आपके चेहरे पे दिखती है आपकी फिटनेस। खाली वक्त मिलता है आप देखिए, क्या अभी तो करते मेरी हैं? फिटनेस लेवल बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं बहुत फिट था पहले। और यूपी आईपीएस टीम से 10 साल क्रिकेट खेला हूँ। अभी भी यूपी आईपीएस टीम से गोल्फ खेलता हूँ, योग भी कर लेता हूँ। जिम भी जब मौका मिलता है तो सप्ताह में 1-2 दिन या 3 दिन जिम चला जाता हूँ। 4-5 किलोमीटर आज भी भाग लूँगा। लेकिन फिटनेस लेवल वो तो बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन उम्र के साथ साथ प्रयास यही करता हूँ कि आधा पौन घंटा अपने शरीर के लिए निकाल सकूँ। परिवार के साथ कैसे समय बिताते हैं, क्या करना पसंद करते हैं? क्योंकि पुलिस के लिए ये जानना, लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि भाई अधिकारी कैसे समय निकालते हैं और अगर क्या करते परिवार हैं। की आप बात करेंगे तो मेरा परिवार तो नोएडा में रहता है और मेरी वाइफ भी भारतीय सूचना सेवा की अधिकारी हैं, तो वो यहाँ नहीं रहती हैं। वो भी दिल्ली में सर्विस कर रही हैं। तो मैं तो यहाँ, मेरा परिवार में अकेले रहता हूँ। मेरे जो कर्मी हैं, जो मेरे सहायक हैं, वही मेरा परिवार है इस समय। पूरा पुलिस मेरा परिवार है। लेकिन ठीक है, सरकारी काम में और अपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, उसको डिस्चार्ज करना है। जब भी समय मिलता है दिल्ली मीटिंग में जाता हूँ। यहाँ बच्चे हमारे हैं, वो आ जाते हैं छुट्टियों में, तो उनके साथ समय बिता लेता हूँ। अच्छा, आप गाने वाने सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, क्या करते गाना हैं सर? सुनने का भी शौक है, गाना गाने का भी शौक है। कभी फुर्सत में आप रहेंगे तो सर, 2 लाइनें तो हमारी जनता के लिए जरूर बनती क्योंकि वो आपको और पुलिस को समझ पाए और आपके कि किस तरीके का टैलेंट होता है हम लोगों के पास। क्या आप दो कोई लाइन कोई भी आप, 2 लाइन कोई भी आप जो गाना के चाहें। हाँ, 2 लाइन जरूर सुना दे। किशोर कुमार का मैं पुराना फ़ैन रहा हूँ। किशोर कुमार की कोई और मुसाफिर हूँ यारों, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है बस चलते जाना। वाह वाह।
वाह वाह, आपके सुर और ताल बिल्कुल वैसे ही दुरुस्त है जिस तरीके से आजकल कानून व्यवस्था चल रही है। सर एक एक सवाल जरूर अब आपसे पूछना चाहेंगे सर, कि अगर आज आप पुलिस में नहीं होते, खास तौर से क्योंकि आप गायक भी हैं और तमाम आपकी फिटनेस भी रही, आप क्रिकेट भी खेलते रहे, आज आप पुलिस में मैं नहीं होते तो पुलिस क्या में होता? अगर नहीं होता तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा होता। एक आखिरी सवाल जो बहुत से उन लोगों के लिए जरूरी है जो आईपीएस में आना चाहते हैं, जो पुलिस में आना चाहते हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह है? मेरी सलाह केवल ये है कि यू शुड बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। हालांकि टू गेट इनटू द सिविल सर्विसेज, बट एक बार जब आप सिविल सर्विसेज में घुस जाएंगे देन यू हैव टू स्पेशलाइज इन अ पर्टिकुलर ब्रांच। आज का ज़माना स्पेशलाइजेशन का है। जनरलिस्ट का ज़माना एक ज़माने में कहा जाता था कि सिविल सर्विसेज फॉर जनरलिस्ट, लेकिन नॉट एनी मोर। अब आप जैसे आईपीएस में आ गए हैं तो एक एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, या वो साइबर क्राइम हो, या कोई अन्य सोशल मीडिया से रिलेटेड इश्यूज़ हों, या किसी अन्य एस्पेक्ट ऑफ पुलिसिंग पे हो, आपको स्पेशलाइज करना पड़ेगा। जैसे ह्यूमन राइट्स है तो स्पेशलाइजेशन के ज़माने के अनुसार आपको अपने आप को ढालना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ एडीजी एलओ आनंद कुमार जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से पुलिस पे सुधार हो रहा है, किस तरीके से कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए काम हो रहा है, और किस तरीके से वो अपना समय निकालते हैं, बिताते हैं, और क्या आने वाले समय में जो आईपीएस बनना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया एडीजी साहब हमसे बात करने के लिए और हमें समय देने के लिए और अपनी बात को हमारे चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए। अगली बार आपकी मुलाकात कराएंगे एक और नई शख्सियत के साथ। फिलहाल हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत।